Assalamualaikum and hello everyone. I hope you all are doing well. So I'm back with another video and this time it is the book review of Babel by Arif Kuang as promised. So मैंने आप लोगों से promise किया था कि मैं रमज़ान के बाद इंशाल्लाह इसका एक वीडियो रिव्यू करूँगी बुक बेबल का और मुझे टाइम क्योंकि नहीं मिल रहा था रमज़ान में बुक भी पढ़ने में मुझे एटलीस्ट 2.5 months या 2 months से तो ऊपर ही खैर लगे मुझे ये बुक ख़त्म करने में और हुई भी रमज़ान में ख़त्म थी तो रिव्यू लिखने का भी टाइम नहीं था और वीडियो भी बनाने का टाइम नहीं था तो अब मुझे टाइम मिला है तो मैंने कहा बस अब इसका जो है वो रिव्यू लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के पास। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द साइनॉप्सिस, आखिर पता तो चले कि स्टोरी है किस बारे में। So the story is set in an alternate history during the 1830s England, where the British colonial power is fueled by silver working. Now, silver working is a unique linguistic magic system, according to which silver bars have magical properties. And when these silver bars are inscribed with two match pair words, these are two similar meaning words with in two different languages. The gap between their meaning produces a magical effect. ये silver working basically British Empire की advancement में खास करके उसकी advancement in industry, transportation और colonial domination में एक बहुत major role play करता है। अब इस silver working का center ऑक्सफोर्ड में मौजूद Royal Institute of Translation जिसको बेबल भी कहा जाता है वहाँ मौजूद है और इस institution को दुनिया भर से फॉरेन स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है जिन्हें डिफरेंट लैंग्वेजेस ट्रांसलेट करनी आती हों और ताकि वो डिफरेंट मैच पेयर वर्ड्स बना के और उनको ट्रांसलेट करके सिल्वर बार्स पे इंस्क्राइब कर सकें और इनका सिल्वर वर्किंग इस तरह से चलती रहे। दैट्स वेयर प्रोटैगनिस्ट रॉबिन स्विफ्ट कम्स इन द पिक्चर। रॉबिन के चाइना के एक शहर कैंटन में रहने वाला एक लड़का होता है। उसकी ज़िंदगी 180 डिग्री का टर्न तब लेती है जब कैंटन में कॉलेरा की वबा फूट पड़ती है और उसकी सारी फैमिली उसमें मर जाती है। फिर रॉबिन को एक मिस्टीरियस प्रोफेसर लॉविल नाम का एक शख्स अपने साथ इंग्लैंड ले जाता है और वहाँ उसको वो रेस करता है, उसको तालीम देता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस उसको सिखाता है, उसको तालीम देता है ताकि उसका एडमिशन बेबल में हो सके और फिर जब बेबल में उसका एडमिशन हो जाता है तो वहाँ पे वो सिल्वर वर्किंग सीखता है और वो डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखता है। यहाँ रॉबिन की 3 फ्रेंड्स भी बनते हैं, एक रैमी हु इज़ शॉर्ट फॉर रमीज़ रफ़ी मिर्ज़ा, दूसरी विक्टोर या विक्टोर आई डोंट नो एग्जैक्टली द प्रोनाउंसिएशन लेकिन ये ब्लैक होती है, फ्रेंच होती है कि नहीं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं बट ये ब्लैक होती है लड़की और तीसरी लेटी होती है जो कि ब्रिटिशरी होती है। अब वक्त जैसे जैसे गुजरता जाता है रॉबिन और उसके फ्रेंड्स और कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स ये रियलाइज़ करते हैं कि वो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ना चाहते हुए भी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म में एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। जो ट्रांसलेशंस वो लिखते हैं या जो सिल्वर बार्स वो प्रोड्यूस करते हैं वो ना सिर्फ ब्रिटिश की एडवांसमेंट के लिए, ब्रिटिश एम्पायर के एडवांसमेंट के लिए काम करती है, मदद देती है, बल्कि इनके अपने होमलैंड्स को एक्सप्लॉइट करने में भी इस्तेमाल की जा रही होती है। और ये बात इनको इतनी ख़ास पसंद नहीं आती, जाहिर सी बात है क्योंकि ये कभी भी नहीं चाहते अपने होमलैंड को जेपरडाइज करना। जब उनको ये बात रियलाइज़ होती है तो फिर वो मुश्किल फ़ैसले लेने पर मजबूर हो जाते हैं, मुश्किल चॉइसेस मेक करने पे मजबूर हो जाते हैं। अब वो क्या चॉइसेस मेक करते हैं, क्या फ़ैसले लेते हैं, इसके लिए आपको ये किताब खुद पढ़नी पड़ेगी क्योंकि ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री है तो मैं इससे आगे आपको नहीं बता सकती क्या होता है और क्या नहीं होता। मैंने आपको एक बेसिक जो साइनॉप्सिस है वो बता दिया है कि इसमें ये है किस चीज़ के बारे में, स्टोरी किन चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व कर रही है ताकि अब हम इस पर मज़ीद डिस्कशन कर सकें, इसके जॉनरास के बारे में, इसके थीम्स के बारे में, इसके एल्यूजन के बारे में, शायद कैरेक्टर्स के बारे में भी, बट आई थिंक कैरेक्टर्स इन्हीं में ही कवर हो जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जॉनरास। इस नॉवेल का कोई एक जॉनरा नहीं है, इसके बहुत सारे जॉनरास हैं। सो जो मेन जॉनरा जो जिसकी तरफ अट्रैक्ट होके मैंने ये बुक ली थी वो है फैंटेसी जॉनरा और मुझे ऐसा लगा कि जो फैंटेसी एलिमेंट है ना वो कोई बहुत ज़्यादा फैंटेसी एलिमेंट इसमें नहीं था। पता नहीं मतलब ये फैंटेसी में आ रही है बुक लेकिन इसमें इतना भी कुछ फैंटेसी, सिर्फ ये एक सिल्वर वर्किंग का जो एलिमेंट है वो ही फैंटेसी है। इसके अलावा जो बाकी सारी सेटिंग है वो रियलिस्टिक सेटिंग है 18th सेंचुरी की, 1830s की, बल्कि काफ़ी हद तक तो वही बातें डिस्कस हुई हुई हैं जो 1830s में हो रही थी।
उस ज़माने में लंदन और इंग्लैंड और इन जगहों पे। तो मुझे इतना कुछ लगा, मतलब मुझे इतनी कोई फैंटेसी वाली वाइब्स इसमें से, इस बुक से नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जो दूसरा जॉनरा इस से ये बुक बिलोंग करती है वो है स्पेकुलेटिव फिक्शन, और वो एक वैसे अम्ब्रेला जॉनरा है कि, और वो तमाम जॉनरास जो रियलिटी और रियलिज्म के उसमें नहीं आते ना कैटेगरी में, और उससे बियॉन्ड, रियलिटी से बियॉन्ड जाते हैं, वो सारे स्पेकुलेटिव फिक्शन में आ जाते हैं। फ्यूचर, चाहे वो फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपियन, आई थिंक वो भी स्पेकुलेटिव में ही आता है। और मैजिक की बात हो, और फैंटेसी हो, या साइंस फिक्शन हो, या जो भी इस तरह के ऑनराज होते हैं वो स्पेकुलेटिव फिक्शन में आते हैं, या अल्टरनेट हिस्ट्रीज हो, या अल्टरनेट रियलिटीज़ हो, ये सारे स्पेकुलेटिव फिक्शन में आते हैं। मुझे तो लगता है कि सही ये जॉनरा फिट कर रहा है बिल्कुल। जॉनरा है जिससे ये बुक बिलोंग करती है वो है हिस्टोरिकल फिक्शन। और हिस्टोरिकल फिक्शन का तो हम लोगों को पता ही है कि वो कौन सा जॉनरा होता है, बहुत कॉमन सा जॉनरा है, और अक्सर हम लोग पढ़ते भी हैं उस जॉनरा को। उसका फिर भी मैं बता देती हूँ कि हिस्टोरिकल फिक्शन इज़ बेसिकली कि रियल हिस्टोरिकल सेटिंग होती है, लाइक रियल इवेंट्स उस बुक में होते हैं हिस्ट्री के, लेकिन जो कैरेक्टर्स और प्लॉट होता है और स्टोरी होती है वो फिक्शनल होती है। लाइक कैरेक्टर्स वगैरह फिक्शनल होते हैं, लेकिन दे आर सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ सर्टन हिस्टोरिकल इवेंट। जैसे अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में चार्ल्स डिकेंस का जो बुक है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बैकड्रॉप के अगेंस्ट पूरी स्टोरी थी, और लेकिन जो कैरेक्टर्स थे वो फिक्शनल थे। जैसे लूसी जो थी वो कोई रियल कैरेक्टर नहीं थी, और लूसी मैनेट और डॉक्टर मैनेट, या उसके हस्बैंड चार्ल्स डार्ने, या मैडम डिफार्ज, या ये सारे, लेकिन जो इवेंट्स हो रहे थे वो बेस्टील जो प्रिजन था, ब्रेक हुआ था, और वो सारे इवेंट्स जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुए थे वो सारे रियल इवेंट्स के बैकड्रॉप के अगेंस्ट ही स्टोरी चल रही थी। तो इस तरह से हिस्टोरिकल फिक्शन इस तरह की होती है, और ये बुक भी हिस्टोरिकल फिक्शन के जॉनरा में बिल्कुल सही फिट आ रही है, क्योंकि इसमें भी हिस्टोरिकल इवेंट्स, रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स कुछ ना कुछ डिस्कस हुए हैं, थोड़े बहुत ही सही बट हुए हैं। तो इसलिए ये हिस्टोरिकल फिक्शन में भी आती है। फिर हिस्टोरिकल फैंटेसी था, नहीं सॉरी, हिस्टोरिकल फैंटेसी पे हम बात कर चुके हैं। अल्टरनेटिव हिस्ट्री एक जो चौथा जॉनरा, जो फोर्थ जॉनरा जिससे ये बुक बिलोंग करती है वो है अल्टरनेटिव हिस्ट्री। और इस जॉनरा के बारे में मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना नहीं पता था। मैंने इसको थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे आइडिया थोड़ा सा पता लगा कि क्या होता है। ये भी बस ऐसे ही है कि जिसका थोड़ा हिस्टोरिकल फिक्शन की तरह की ही बात है, लेकिन उसमें कि एक या दो इवेंट्स जो है ना वो हिस्ट्री के डिस्कस किए जाते हैं अल्टरनेटिव हिस्ट्री में, और उनकी एंडिंग ज़रूरी नहीं वही एंडिंग हो जो रियल लाइफ में उन हिस्टोरिकल इवेंट्स में जो कंक्लूजन हुआ था, वो ज़रूरी नहीं कि बुक में भी वही कंक्लूजन हो, वो डिफरेंट हो जाता है उसमें। तो ये उस लिहाज से भी बिल्कुल फिट आ रहा है जॉनरा उसमें अल्टरनेटिव हिस्ट्री में। जो लास्ट जॉनरा है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और मतलब मैंने इसका नाम ऐसे सुना हुआ है, और ये बिल्कुल अभी ही कुछ सामने आया है, कुछ साल पहले ही ये जॉनरा, इसको डार्क एकेडेमिया कहा जाता है। और इसकी डेफिनेशन थी, जो भी थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन जो मुझे समझ में आई वो मैंने एक वेबसाइट है bookriot.com उसके अकॉर्डिंग, उसके जो है ना मैंने थोड़ी सी समझी है उससे, और मैं उन्हीं की ज़बान में आपको बताती हूँ। अ बुक दैट फीचर्स एन academic setting like a college or boarding school and usually features some kind of dark twist। तो ये तो पूरी बुक ही एकेडमिक सेटिंग में ही हुई भी है, सारी लिखी भी है, तो और डार्क ट्विस्ट्स भी हैं इसमें तो ये बिल्कुल डार्क एकेडेमिया जो है वो जॉनरा के ऊपर, मतलब इस पे फिट आ रहा है, और ये जॉनरा में फिट आ रही है ये बुक जो है। तो मुझे तो वैसे ये जॉनरा मैंने मतलब फर्स्ट टाइम ही मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया है। इसमें एक्चुअली और बहुत सी बातें थी, पर वो फिर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी डार्क एकेडेमिया को डिस्कस करने के लिए। तो इधर तक बस ये मैंने जो पाँच छः जो जॉनरास आपको बताए हैं, इनसे ये इस बुक इसमें फॉल करती है। आई एम सॉरी तो ये बुक जो है वो इन जॉनरास में फॉल करती है।
और काफ़ी हद तक मुझे तो ये जॉनरास बहुत इंटरेस्टिंग लगे। अब जॉनरास पे तो हमने बात कर ली, अब हम थीम्स पे बात करेंगे। सो थीम्स इसके बहुत यूनिक तो नहीं, मतलब इंटरेस्टिंग थीम्स हैं। और जो मेजर डोमिनेटिंग थीम्स जो इसमें हैं, जो दो डोमिनेटिंग थीम्स थे, एक तो कॉलोनियलिज्म का थीम था और दूसरा रेसिज्म का थीम था। और कॉलोनियलिज्म का थीम रॉबिन के थ्रू भी पता लग रहा होता है और प्रोफेसर लॉवेल के थ्रू भी पता लग रहा होता है। और ये ही कि ब्रिटिश कैसे इन स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट करता है या इनके होमलैंड्स को इनके थ्रू एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। उनकी लैंग्वेजेस वगैरह तो इनको चाहिए, लेकिन उनको जो है वो एज ए थ्रेट भी देख रहे हैं, उनको एज मतलब ऑप्रेस भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वाला थीम जो था वो बहुत ज़्यादा इसमें नॉवेल में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था। ये थ्रू आउट द नॉवेल ये थीम डोमिनेंट है। और उसके अलावा एक जो थीम था रेसिज्म का, ऑफ कोर्स वो यही था कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब इनको बहुत रॉयल ट्रीटमेंट भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन क्योंकि ये वाइट नहीं दिखते और मतलब उस तरह के नहीं हैं, इन लोगों से डिफरेंट है, तो इनको डिफरेंट तरीके से यानी इनको अलग ही रखा गया है। इनको वो वाली रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जो कि बाकी जो ब्रिटिश स्टूडेंट्स हैं उनको मिल रही होती है। और सबसे ज़्यादा जो रेसिज्म का थीम था वो तो विक्टोरिया के कैरेक्टर के थ्रू सामने आता है, क्योंकि वो ब्लैक भी होती है और उस ज़माने में ब्लैक्स के साथ क्या ट्रीटमेंट होता था, वी ऑल नो दैट। तो उसको सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है रेसिज्म का। बाकी रैमी को भी, बिकॉज उसका भी वो भी वाइट तो नहीं था ना, वो भी इंडियन मुस्लिम ही था। तो बेशक उनको एक बहुत लैविश और बहुत लग्जूरियस लाइफस्टाइल दिया जाता है, लेकिन उनको बार बार ये बावर भी कराया जाता है और उनको ये मतलब कि फील कर मतलब वो बिलोंग नहीं कर पा रहे कहीं। उनका प्रॉब्लम ये है कि वो ब्रिटिश में भी बिलोंग नहीं कर पा रहे और अपने तो वो होमलैंड छोड़ के आए तो वहाँ पर भी बिलोंग नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर भी उनको वो आइडेंटिटी क्राइसिस का बड़ा इशू इसमें आ जाता है। रेसिज्म के साथ साथ आइडेंटिटी क्राइसिस का भी इशू इसमें था। एक जो थीम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का थीम एकेडमिक सेटिंग में। और ये ज़्यादा जो है ना वो आपको लेटी के कैरेक्टर के थ्रू पता लगता है, बिकॉज अब उसको का रेसिज्म वाला इशू नहीं है, उसको वो वाली जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करनी पड़ रही लेटी को, जो उसके बाकी फ्रेंड्स को फेस करनी पड़ रही है। जो रॉबिन जो कि चाइनीज़ है उसको करनी पड़ी है, या रैमी जो कि इंडियन मुस्लिम है उसको करनी पड़ी है, विक्टोरिया जो कि ब्लैक है उसको करनी पड़ी है। वो प्रॉब्लम्स उसको फेस नहीं करने पड़े क्योंकि वो वाइट है, लेकिन उसको खातून होने का यानी लेडी, शी इज़ अ लेडी। और ख़वातीन को तो आपको पता है कि उस ज़माने में कैसे ट्रीट किया जाता था, उनको सेकंड ग्रेड सिटीज़न की तरह ही ट्रीट किया जाता था कि भाई बड़ी मुश्किल से उसने जो है वो वैसे भी उसका एडमिशन होता है। और दूसरा ये कि उसको यही कहा जाता है कि भाई पहले तो आदमियों को ही ऊपर रखा जाता है। जब कोई प्रोफेसर्स वगैरह बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से आते हैं तो इन लोगों से नहीं मिलते, इन लोगों को ज़्यादा वो घास नहीं डालते, लेकिन वो बाकी लड़के बेशक वो रेस मतलब कि उनके रेस डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है, लेकिन उनको इज्जत मिल रही होती है। लेकिन विक्टोरिया और लेटी को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती और उनको वही जैसे मैंने कहा कि सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा रहा होता है जो फीमेल्स हैं एकेडमिक सेटिंग में ख़ास करके। और उनको जो है वो अलग मतलब बेबल में या जो भी ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट है वहाँ पे अब मैं नॉवेल की बात करी, मुझे असल में नहीं पता कि क्या होता था, लेकिन नॉवेल में जो है वो इन लड़कों का तो ध्यान में रखते हुए उन्होंने वहीं पर ही लॉजेस और उनकी वहीं पर ही हॉस्टल वगैरह मौजूद है या एरिया मौजूद है जहाँ पे वो रहते हैं, ताकि उनको। लेकिन लेटी और विक्टोरिया के लिए एक अलग दूर जो है वो एक इन्होंने क्वार्टर या कोई जगह घर या अपार्टमेंट कोई रखा हुआ होता है इंस्टीट्यूशंस ने, ताकि क्योंकि वो लड़कियां जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना कर दें लड़कों को और इस तरह की। तो उनको इतना दूर से बेचारियों को आना पड़ता है, उनके लिए कन्वीनियंट भी नहीं होता। तो लड़कियों के लिए मुश्किल मतलब कि दिखाई कि एकेडमिक सेटिंग में वो 18th सेंचुरी की जो एकेडमिक सेटिंग थी उसमें ख़वातीन के लिए क्या मुश्किलात उनको फेस करनी पड़ती। एक और बड़ा सटल सा रेफरेंस था वो चाइल्ड लेबर के ऊपर था इस नॉवेल में, कि मतलब वो डायरेक्टली हमें नहीं दिखाया गया बट वो डिस्कशंस के थ्रू पता लगता है कि भाई चाइल्ड लेबर भी उस ज़माने में जो है बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था। और ये कि
उनके जो लेबरर्स थे या जो भी मतलब मजदूर वगैरह जो वहाँ काम करते थे या बच्चे होते थे, उनको इतनी मतलब अनहेल्दी इन्वायरमेंट में फैक्ट्रीज़ में काम करना पड़ता था। और जो मालिकान होते थे वो तो बिल्कुल भी इस चीज़ को वो नहीं करते थे। तो चाइल्ड लेबर का जो है ना वो था, इसमें थोड़ा सा हल्का सा रेफरेंस था, पर डायरेक्टली नहीं, डिस्कशंस के थ्रू जैसे स्टूडेंट्स आपस में कर रहे हों या इस तरह से, उससे पता लगता है कि ये वाला भी था। और ये वाले रियल इश्यूज थे उस ज़माने में, 18th सेंचुरी में लंदन में इस तरह के इश्यूज थे। और मुझे ये इस तरह से पता है कि जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो हमारी उसमें सिलेबस में एक पोइट्री के सिलेबस में एक पोइम थी उसकी, सॉरी नाम भूल गई, हाँ, विलियम ब्लेक की पोइम थी लंदन। और उसमें ये सारी ना वो बात उसने डिस्कस की हुई है। इंटरेस्टिंगली उसमें उसने ये भी चाइल्ड लेबर की भी बात की हुई है, चर्च की करप्शन के ऊपर भी उसने बात की थी। और जो डिवोर्सेस नहीं होते थे, डिवोर्स चर्च नहीं देता था परमिशन, और उसकी वजह से प्रोस्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया था, उस चीज़ का भी जिक्र था उस पोएम में। उसमें बहुत सारी बातों का जिक्र था, इवन सोल्जर्स की मिजरेबल लाइफ का भी और इस तरह का ना। तो इन सब चीज़ों का जो है वो मेंशन था। इंटरेस्टिंगली ये जो बुक है बेबल, उसमें आर.एफ. क्वांग ने 2 चैप्टर्स की ओपनिंग जो है वो इस पोएम की लाइन से की है। लंदन जो विलियम ब्लेक की पोएम है उन पोएम्स की लाइन से स्टार्ट किया, उन वर्सेस से स्टार्ट किया है। तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी ये चीज़। और एक और जो मेजर थीम है मतलब मेजर क्या या थीम है, ऑफ कोर्स इट्स अ ह्यूज थीम, क्योंकि पूरी बुक लिंग्विस्टिक्स और ट्रांसलेशंस और इन चीज़ों के ऊपर बेस करती है। तो एक ट्रांसलेशन और लिमिटेशन ऑफ लैंग्वेजेस का जो है थीम बहुत ज़्यादा इस बुक में प्रेवलेंट है। आई मीन इस बुक में बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा ये वाली चीज़। अच्छा, मुझे जो एक इंटरेस्टिंग बात लगी इस बुक में वो ये कि मैंने बहुत पहले एक्चुअली बहुत पहले नहीं, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक बुक पढ़ी थी, द टाइम कीपर, जो कि मिच एल्बम की बुक थी। उसमें टावर ऑफ बेबल का जिक्र था, जो कि एक बिब्लिकल स्टोरी है, ठीक है। और इस बुक का जो है ना, इस बुक में वो एल्यूजन ऑफ कोर्स यूज़ हुआ है क्योंकि बुक का नाम ही बेबल है। तो वो जो बाइबल की स्टोरी थी वो बुक ऑफ जेनेसिस में उसका जिक्र है कि जब ग्रेट फ्लड आया था उसके बाद तमाम इंसान एक ही ज़बान, एक ही लैंग्वेज में बात करते थे। और फिर ये हुआ कि इन सारे इंसानों ने डिसाइड किया कि हम एक टावर बिल्ड करेंगे जो कि आसमान को टच करेगा, और फिर हम इस तरह से अपना नाम बनाएंगे और एक साथ रहेंगे और इस तरह हम स्कैटर नहीं हो सकेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, बिब्लिकल स्टोरी, गॉड ने इनके इस एक्ट को एज एन एक्ट ऑफ एरोगेंस और एज देखा और इसको खतरे की निशानी समझा, और फिर इनकी लैंग्वेज कंफ्यूज कर दी। इससे ये हुआ कि इन लोगों ने, ये सारे इंसान जो है वो स्कैटर हो गए क्योंकि उनको एक दूसरे की बात ही नहीं समझ आई, वो कंफ्यूज हो गए, उनकी लैंग्वेज कंफ्यूज हो गई और इस तरह वो स्कैटर हो गए और डिफरेंट इस तरह लैंग्वेजेस वजूद में आई और डिफरेंट इलाके वजूद में आए। ये इस स्टोरी के अकॉर्डिंगली है। और इस टावर को टावर ऑफ बेबल कहते हैं बिकॉज बेबल मीन्स कंफ्यूजन, उलझन। तो इस नॉवेल में भी जो ये एल्यूजन है बहुत क्लेवरली यूज़ किया गया है। सो जो राइटर है उन्होंने टावर ऑफ बेबल का जो एल्यूजन है वो बड़ा डिफरेंट तरीके से नॉवेल में पेश किया है। यहाँ पे जो गॉड की पनिशमेंट है उसकी जगह ब्रिटिश एम्पायर ने ले ली है और वो लैंग्वेज को एज ए टूल फॉर पावर और कंट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, हथियार के तौर पे। और दूसरी बात कि नॉवेल का जो मैजिक सिस्टम है वो ट्रांसलेशन पे बेस करता है। सो जो हमें बताता है कि ट्रांसलेशन लोगों को जोड़ने का भी जोड़ के रखने का भी काम कर सकती है और तोड़ के रखने का भी काम कर सकती है। और अगर हम स्टोरी देखें, बाइबल वाली जो टावर ऑफ बेबल की स्टोरी है उसके बारे में अगर हम सोचें तो वो एक सिंबल ऑफ एरोगेंस, और टावर ऑफ बेबल वॉज द सिंबल ऑफ एरोगेंस उसमें। और अगर हम बुक में देखें तो हमें पता लगेगा कि जो ब्रिटिश एम्पायर है वो भी एरोगेंस और पावर और कंट्रोल की बेस पे बिल्ड की गई है, इन चीज़ों को किस पे बिल्ड की गई है।
और जहाँ पे लैंग्वेज को मतलब एक टूल टू यूनाइट अदर्स और कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, उसको अब जो है इस नावल में उसको डोमिनेट करने के लिए, लोगों को डोमिनेट और एम्पायर्स और दूसरे कंट्रीज़ को डोमिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग एल्यूजन था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करूंगी। खैर, अब बात करते हैं कि मेरे क्या व्यूज़ हैं इस नावल के बारे में। तो मुझे मेरे बड़े क्या कहूँ, मिक्स्ड व्यूज़ हैं कह सकते हैं, क्योंकि मुझे नावल बुरा भी नहीं लगा लेकिन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं लगा। उसका रीज़न शायद ये हो सकता है, अगर आप मुझसे पूछें कि नावल थॉट प्रोवोकिंग है तो मैं कहूँगी येस, 101% थॉट प्रोवोकिंग। पर ये नावल इंटरटेनिंग है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो। मतलब मुझे बहुत जगह लगा कि मैं बोर हो रही हूँ ये नावल पढ़ के, और उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि इतना जो इंफॉर्मेशन थी लिंग्विस्टिक्स की और मतलब कि हर ट्रांसलेशन की एटमोलॉजी में जा के और वर्ड्स की, वो थोड़ा सा बोरिंग मुझे किसी किसी पॉइंट पे लग रहा था। और जहाँ जहाँ हमारे वर्ड्स थे उर्दू के, अरबिक वगैरह के आ रहे थे, जिनसे मुझे पता है जिनके बारे में, तो वहाँ पे मुझे इतना बोरिंग नहीं लग रहा था, लेकिन बाकी थोड़ा सा बोरिंग लगना शुरू हो गया। तो हाँ, नॉवल थॉट प्रोवोकिंग है, इसके थीम्स बहुत ऑसम हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन जो है वो इंटरटेनिंग नहीं था, इतना कोई ख़ास मुझे इंटरटेनिंग नहीं लगा। दूसरी बात ये कि मुझे इसमें ऐसा लगा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा फैंटेसी से भरा हुआ ये नावल है, इतनी भी कोई फैंटेसी नहीं थी इसमें। तो मतलब इस वजह से मुझे बस। दूसरी बात ये इस नावल की थी कि मुझे ये जो कैरेक्टर्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब मैं डीपली कनेक्ट नहीं कर सकी इन कैरेक्टर्स के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि राइटर शो करने के बजाय टेल वाला, जो शो वर्सेस टेल होता है ना, तो वो मुझे लग रहा था शो इतना नहीं हो रहा पर टेल ज़्यादा हो रहा है। वो बता रही हैं हमें जो, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, लेकिन हमें वो खुद नहीं दिख रहा, हम खुद एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे वो सारा कुछ। तो ये एक मुझे लगा इसमें प्रॉब्लम नॉवल में, तो इस वजह से भी शायद मैं डीपली कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। हाँ, एक ये बात थी कि मुझे रेमी का कैरेक्टर जो था इंटरेस्टिंग इसलिए लगा क्योंकि वो ज़रा हमें रेप्रेजेंट मुस्लिम्स को रेप्रेजेंट करता, बीच में कोई एक आध उर्दू के वर्ड्स भी आ जाते थे, तो वो मुझे मज़े का लगता था उसका। रेमी का कैरेक्टर क्योंकि वो इंडियन मुस्लिम था, उस ज़माने में तो खैर पाकिस्तान बना ही नहीं था, तो मतलब कि वो हमें को इस सॉर्ट ऑफ हमें ही रिप्रेजेंट कर रहा था, और इसलिए मुझे उसका मज़े का लगा था। नॉवल ऑफ बहुत, मैं आपको ये बता दूं कि एंडिंग जो है इसकी बड़ी इमोशनल किस्म की एंडिंग है और बहुत हार्ट रेंचिंग सी एंडिंग है, लेकिन और मैं ये मान रही हूँ कि मैं दुखी भी हुई एंडिंग पढ़ के, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि मैंने इससे ज़्यादा ऐसे नॉवेल्स पढ़े हुए हैं जो कि जिन्होंने मुझे बिल्कुल, मतलब कि मैं इमोशनली जो है ना, मुझे बिल्कुल दिमाग घुमा दिया था। तो ये वाला इतना मेरा दिमाग नहीं घूमा, लेकिन ये अच्छा नॉवेल है। मैं रेकमेंड फिर भी करूँगी कि आप लोग पढ़ें, पर मतलब कि इतना इंटरटेनिंग मुझे नहीं लगा, थोड़ा सा शायद इंटिमिडेटिंग भी लगे कुछ लोगों को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, नॉलेज इन द सेंस कि वही लिंग्विस्टिक्स का जो मैं आपको बता रही हूँ, तो उस वजह से शायद लगे थोड़े स्लो भी पेस पे जा रहा है, या शायद ये स्लो पेस वाले पे मैं इसलिए इतना जजमेंट नहीं दे रही क्योंकि मैंने खुद बहुत ज़्यादा ब्रेक्स दे के पढ़ा है, तो इसलिए मुझे शायद स्लो लग रहा हो। मुझे नहीं पता कि बाकियों को स्लो पेस लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो ये मेरे व्यूज़ हैं इस नावल के बारे में। मैंने इसको 3 स्टार्स दिए थे। अभी इसका मैंने रिटन रिव्यू इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द लिखूंगी। तो ये मेरा रिव्यू था इस नावल के बारे में। मैं आपके व्यू ज़रूर जानना चाहूँगी, अगर आपने ये नावल पढ़ा है तो क्या आपके व्यूज़ हैं, आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, या आपको बोरिंग लगा, या आपको किस तरह का लगा, क्या आप इसको रेकमेंड करेंगे फर्दर? और अगर आपने नहीं पढ़ा तो क्या इस रिव्यू को सुनने के बाद आप पढ़ना चाहेंगे इस नॉवल को? मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और इस मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिएगा, फरजीन्स रीडिंग रूम के नाम से मेरा बुकस्टाग्राम है, तो उस पर अगर आपको और रिव्यूज़ जानने हैं, देखने हैं, तो आप देख सकते हैं। मैं यूट्यूब पर भी शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। और इस वीडियो को अगर आपको बहुत पसंद आई तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आऊँगी फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।